नमस्कार बच्चों, मैं राय सर एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, ब्रेक के बाद एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने अपने वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो चुका हूँ। हम आज स्टडी करने वाले हैं धारा विद्युत के अंतर्गत ओम के नियम का। धारा विद्युत के अंतर्गत हम स्टडी करने वाले हैं आज ओम के नियम के बारे में। जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने एक नियम स्थापित किया और यह नियम बताता है धारा और विभवांतर के रिलेशन के बारे में कि कितना विभवांतर आरोपित करें किसी चालक के सिरों पर तो उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो उन्होंने अपने नियम से ये हमें बताया कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त को शामिल किया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, if there is no change in the physical condition of the conductor, then जो करंट है यानी कि विद्युत धारा है वो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। माना कि यह कोई चालक है बेटा, इसकी लंबाई L मान ली हमने और इसके सिरों पर हमने लगाया है बैटरी के माध्यम से भी विभवांतर आरोपित किया है, अर्थात विद्युत धारा I चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक नियतांक आता है R, या इसको हम सिंपली लिखते हैं V के बराबर IR। यहाँ पर R क्या है? R एक नियतांक है जिसे कहते हैं प्रतिरोध। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे प्रतिरोध होता क्या है। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दें कि यह एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चूंकि V और I दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, अतः इनके बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। Y अक्ष पर हमने धारा को ले लिया और X अक्ष पर हमने विभवांतर को ले लिया। लेकिन ये तभी सत्य है जबकि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था से क्या अर्थ है कि चालक के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उसकी लंबाई में, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो यह सरल रेखा थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और ओम के नियम का पालन नहीं होता है। ओम के नियम का पालन कब होगा? जबकि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात उसके ताप में परिवर्तन ना हो और उसकी लंबाई में, आकार में कोई परिवर्तन ना हो। इसको कहते हैं बेटा ओम का नियम। अब हम अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं कि ओम के नियम को सिद्ध करो, ओम्स लॉ को सिद्ध करो और इसकी सहायता से प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करो। यदि हम R के बराबर लिखना चाहें तो R बराबर आ जाता है V बटे I आ जाता है। तो दो प्रश्न यहाँ बनते हैं कि ओम के नियम को सिद्ध करो और इस नियम की सहायता से प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करो। तो हम बेटा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। माना कि L लंबाई का कोई चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V है। जैसे ही हम कुंजी को हम स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश के वेग से विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र स्थापित होने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। तो माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं E है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। इन शब्दों को एक बार और सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल e है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम जानते हैं आवेशित कण पर कितना बल लगता है। आवेशित कण पर लगने वाला बल F इक्वल टू हम जानते हैं QE होता है। चूंकि यहाँ आवेशित कण की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो Q के रिप्लेस में हम किसका उपयोग करेंगे? E का उपयोग करेंगे। अर्थात विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल Q के रिप्लेस में E हो जाएगा, E इंटू E। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से टक्कर होती है, इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टक्कर करते हैं,
देन फिर उनका वेग बढ़ने लगता है, क्योंकि लगातार विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है। तो इनकी जो गति होती है बेटा वो त्वरित गति होती है। टकराने के पश्चात वेग शून्य हो जाता है, देन आफ्टर दैट पुनः उनका वेग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की गति उनकी होती है। कौन सी गति? त्वरित गति होती है। तो यदि उत्पन्न त्वरण a हो तो न्यूटन का दूसरा नियम हम जानते हैं, F बराबर क्या होता है बेटा? ma होता है। इसमें a क्या है? इलेक्ट्रॉनों का त्वरण है। अब इन दोनों की तुलना कर दीजिए 1 व 2 की, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ma बराबरी पर e इंटू ई प्राप्त हो जाएगा। देन a बराबर हो जाएगा e अपॉन m हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गया। ये समीकरण 3 आपको प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य हो जाता है, जो कि बढ़ के पुनः अधिकतम हो जाएगा। तो माना कि टक्कर के बाद इनका वेग शून्य हुआ है, तो ये मान लीजिए कि प्रारंभिक वेग है, जो कि बढ़ के इतना हो गया, अंतिम वेग हो गया, इनका v हो जाता है। तो गति का प्रथम समीकरण हम जानते हैं, गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस at होता है। इस समीकरण में हमें आवश्यक सुधार करना पड़ेगा। इसमें u का मान टक्कर के बाद इनका वेग शून्य होता है, जो कि बढ़ के v हो जाता है। अंतिम वेग v एकदम सही लिखा है, v के रिप्लेस में v लिखा जाएगा, u के रिप्लेस में 0 आएगा। a का मतलब त्वरण है, लेकिन t मतलब होता है, यहाँ t का मतलब समय है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर धन आयनों से होती है तो अल्प समय के लिए इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट करने लगते हैं, आराम करने लगते हैं, और आराम करने के उस समय को, औसत समय को कहा गया है बेटा श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। सो t की रिप्लेस में रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट किया गया। तो देन फार्मूला बिकम v इक्वल टू हो जाएगा a इनटू टाउ हो जाता है ना। अब समीकरण 3 से a की वैल्यू पुट कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू e टाउ अपॉन m हो जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये v हो गया। अब आपको याद होगा कि अनुगमन वेग के बारे में याद होगा कि जब किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गमन करते हैं। उस वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और यह वास्तव में औसत मान होता है। तो अनुगमन वेग, औसत मान कैसे आप निकालेंगे? अनुगमन वेग, दोनों वेग को जोड़ दीजिए, प्रारंभिक और अंतिम वेग, तो अनुगमन वेग vd प्राप्त हो जाएगा 0 प्लस v और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ से फिर और आगे सॉल्व करते हैं तो vd बराबर आएगा v अपॉन 2 हो जाएगा। देन हम यहाँ समीकरण 4 से v की वैल्यू पुट करेंगे, सो दैट vd विल बी e टाउ और डिवाइडेड बाय 2 और साथ में बेटा m हो जाएगा। इसको नंबर दे देता हूं मैं, 5 नंबर दे देता हूं। चूंकि हमें सिद्ध करना है कि v बराबरी पर IR, देन R बराबर हमें सिद्ध करना है v बाई I, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हर हाल में हमें विभवांतर और विद्युत धारा को इस समीकरण में शामिल करना है। अभी एक भी राशि यहाँ शामिल नहीं हुई है, ना तो विभवांतर ना ही विद्युत धारा। इन दोनों को लाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम E को सॉल्व करते हैं। E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कुछ दिन पहले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध या विभव प्रवणता में संबंध। तो क्या निकला था संबंध? E बराबर हम पढ़ चुके हैं माइनस dv बाई dx। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, चूंकि dx के रिप्लेस में इसकी लंबाई कितनी है? l है, तो dx के रिप्लेस में l हो जाएगा। और विभवांतर हमने बैटरी के माध्यम से कितना स्थापित किया है? v स्थापित किया है। सो दैट फार्मूला भी कम हो जाएगा, और ऋण चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन l। अब जैसे ही मैं यहाँ E का मान पुट करूंगा तो एक राशि शामिल हो जाएगी। हमें दो राशियों को लेके आना है, एक विभवांतर और एक धारा। अभी क्या आ चुका है? विभवांतर आएगा। जैसे ही हम E का मान पुट करेंगे तो देन विभवांतर आ जाएगा। अतः Vd बराबर E का मान रखेंगे कैपिटल V टाउ डिवाइडेड बाय 2ml, समीकरण नंबर 6। अब एक समीकरण है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है? धारा I बराबर NEA VD, ये है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। जैसे ही हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे
और VD का मान इसमें पुट करेंगे बेटा तो V और I दोनों हमें एक साथ मिल जाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है कि ऐसा समीकरण आ जाए जिसमें V और I दोनों राशियां हो, देन हम उसके बाद उसका अनुपात निकालेंगे और वो अनुपात प्रतिरोध के बराबर होगा या एक नियतांक के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें VD का मान रखते हैं, सो दैट I बराबर NEA, VD का मान E कैपिटल V टाउ डिवाइडेड बाई 2ml। एक बार और चेक करते हैं, n हो गया, E हो गया, A VD का मान पुट कर दिया, EV टाउ अपॉन 2ml। अब इसको इस तरह से सॉल्व करें कि V और I का रेशियो प्राप्त हो जाए। तो ये V है बेटा, ये I है, इनका रेशियो ले लें, I को डिवाइड में कर दें, सो देन V अपॉन I इक्वल टू, बाकी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ml अपॉन n, E का E में मल्टीप्लाई तो E स्क्वायर A इंटू टाउ। अब हम बात करते हैं कि क्या ये राशियां, ये क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी है, क्या ये नियत राशियां हैं? हम जानते हैं दो नियतांक है। m का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और सभी इलेक्ट्रॉन सर्वसम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, चाहे वो किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन हो, सभी का द्रव्यमान समान होता है। तो m एक नियतांक हो गया। n क्यों नियतांक है? क्योंकि ओम के नियम की शर्त क्या है, चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में n भी नियतांक हो जाएगा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जितने भी चालक हैं सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में, किसी विशेष कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होती है। तो यह भी नियतांक हो गया। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये जिस तरह से द्रव्यमान का मान सभी के लिए समान होता है, उसी प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन चाहे वो किसी भी पदार्थ के हो, आवेश की मात्रा भी निश्चित होती है। अतः यह भी एक नियतांक है। और A का मतलब है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओम के नियम की शर्त क्या है, चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। और टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम का संबंध है चालक के ताप से। यदि ताप में परिवर्तन होता है तो टाउ भी बदल जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, अर्थात ताप में परिवर्तन नहीं होगा, तो टाउ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का अर्थ है ये सभी राशियां नियतांक हैं, और इन सभी राशियों की जगह हम एक राशि लिखने वाले हैं, और वो राशि है r। अर्थात r हमने किसको हटा के लिखा है, तो r हमने हटा के लिखा है 2ml अपॉन n स्क्वायर a इंटू टाउ। और ये सभी राशियां नियतांक हैं। तो इस तरह से ओम का नियम सिद्ध हो जाता है कि V और I का जो अनुपात है सदैव नियत होता है, और ये बेटा प्रतिरोध का व्यंजक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक साथ दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओम का नियम क्या है तथा इसको सिद्ध करो, सिद्ध करने के साथ साथ प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करो। अब हम इस सूत्र के आधार पर हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हमने ओम के नियम की सहायता से प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित किया है। कितना निकलता है इसका मान, R का मान निकलता है 2ml अपॉन n स्क्वायर a इंटू टाउ। यहाँ पर सभी राशियां नियत हैं, लेकिन अब हम उन राशियों को अलग कर देंगे जो राशियां सदैव नियत रहती हैं। जैसे 2 कभी भी चेंज नहीं हो सकता, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन का आवेश कभी चेंज नहीं हो सकता। जो राशियां बदल सकती हैं हम उनकी बात करते हैं। तो एक राशि है लंबाई। हम एक चालक ले सकते हैं जो कि छोटा है आकार में, बड़ा भी हो सकता है, आकार छोटा हो सकता, बड़ा हो सकता। मतलब किसी पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं चालक के लिए, जब हम ओम के नियम की बात करते हैं कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो, उस समय तो L नियत रहेगा। लेकिन अब हम एक छोटा कंडक्टर ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ फिलहाल R अनुक्रमानुपाती होता है L के, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर लंबाई में वृद्धि करते हैं किसी चालक की, तो क्या प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो सकती है। दूसरी बात, हम A पर आ जाते हैं। A का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अर्थात यदि समान लंबाई के दो चालक तार हैं, लेकिन एक चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद अधिक है, दूसरे का कम है। हम देख सकते हैं दोनों चालक तार लगभग समान, आप देख सकते हैं इनको, लेकिन एक का क्षेत्रफल अधिक है, दूसरे का कम है। तो जिस चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अधिक है उसका प्रतिरोध कम होगा। लंबाई अधिक होने पर प्रतिरोध अधिक होगा, लेकिन अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अधिक होने से
प्रतिरोध का मान कम होगा, अर्थात पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। तो ये दो राशियां चालक के आकार से रिलेटेड हो जाती हैं। तीसरी राशि आती है चालक की प्रकृति। ये हो गई लंबाई की बात कर चुके हम, दूसरा अनुप्रस्थ परिच्छेद की बात कर चुके। तीसरी बात करते हैं प्रकृति अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। मीन्स आर अनुक्रमानुपाती हो जाता है 1/n, या आर व्युत्क्रमानुपाती n हो जाता है। n का मतलब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसा चालक पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसका प्रतिरोध कम होगा। उल्टा पढ़ लीजिए, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो प्रतिरोध अधिक होगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन सा होता है? चांदी होता है। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका प्रतिरोध कम होता है, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता होती है, अर्थात चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। अब अंत में हम बात करते हैं टाउ की। टाउ यानी कि श्रांतिकाल, और यह राशि एक परतंत्र राशि है जो स्वयं निर्भर करती है एक अन्य राशि ताप के ऊपर। जब ताप बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, अर्थात श्रांतिकाल का मान कम हो जाता है। ताप को बढ़ाने से श्रांतिकाल कम हो जाएगा, और चूंकि इनका रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती का है तो टाउ का मान कम होगा तो आर का मान अधिक हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ताप को कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इस प्रकार किसी चालक का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। एक लंबाई पर, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और श्रांतिकाल का संबंध किससे है? ताप से है। यदि हम ताप की बात करते हैं तो ताप के तो अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक सिंपल सी लाइन में मैं आपको डिफाइन करके बताता हूं कि प्रतिरोध क्या है। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। और यह हमने ओम के नियम से प्राप्त किया था। V अनुक्रमानुपाती I, V बराबरी पर IR। यहाँ R एक नियतांक है जो कि विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। और हम इसका मात्रक कैसे निकालते हैं? तो हम जानते हैं विभव का मात्रक होता है बेटा वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं ओम, अर्थात प्रतिरोध का मात्रक ओम है, जिसे सिंबल में इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से बेटा आज हमने बात करी, अभी तक हमने बात करी किस किस की बात करी? ओम के नियम की बात करी, फिर मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया, प्रतिरोध की परिभाषा बताई, प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। कल हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे, किरचॉफ के नियम। कल का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को आप जरूर देखें और इसको भी देखें, ये भी आपको बहुत काम का है। ओम का नियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एनुअल एग्जाम। इस तरह से आज की स्टडी हम यही बंद करते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहें और अपनी स्टडी को बहुत बेहतर मजबूत करना है आपको, ताकि आपके एनुअल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक वीडियो उपलब्ध